देखिए महामुकाबले की मेगा कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नमस्कार, एक और नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए कलेवर के साथ। मैं सवेरा के एक और खास अंक को लेकर मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। बहुत बहुत शुक्रिया कृतिका। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर व्यूअर्स। सुप्रभात आप सभी को और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें। बात होंगी आज 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है भारत और अमेरिका के बीच। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र की तारीखें भी आ चुकी हैं और विधानसभा चुनावों के लेकर प्रचार और जोर हो गया है। बात होगी अंतर्राष्ट्रीय जगत की, खेल की, कारोबार की और फिल्म जगत की। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ अगले 1 घंटे तक। लेकिन शुरुआत हम हमेशा करते हैं सुर्खियों के साथ, तो आइए नजर डाल लेते हैं सुबह की सुर्खियों पर। नई दिल्ली में आज 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर होंगे शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी कुल 15 बैठकें। विधायी कामकाज के साथ ही अन्य प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश। वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, ठंड बढ़ने की है संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने कहा इजरायल उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर हुआ सहमत। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। खेलों में क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी और मजबूत की। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। और चलिए नया सवेरा में अब सबसे पहले देखते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें, जिसमें बात करेंगे हम 2+2 बातचीत की। दरअसल नई दिल्ली में आज 5वीं भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होगी। भारत दौरे पर आए अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मंत्री स्तरीय 2+2 वार्ता की सह अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद ऑस्टिन और राजनाथ सिंह के बीच द्विपक्षीय बैठकें भी होंगी। डॉक्टर एस जयशंकर भी अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इस संवाद में शामिल होने के लिए नई दिल्ली भी पहुंच चुके हैं। 2+2 संवाद के दौरान दोनों देश रक्षा और सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी, मूल्य श्रृंखला सहयोग के पहलुओं में हो रही प्रगति की उच्च स्तरीय समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष समसामयिक क्षेत्रीय मुद्दों का भी जायजा लेंगे और साथ ही बहुपक्षीय प्लेटफॉर्मों और क्वाड जैसे ढांचे के माध्यम से सहयोग बढ़ाने के लिए साझा प्राथमिकताओं के बारे में विचारों का आदान प्रदान करेंगे।
और 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं मेघना, सुप्रभात। मेघना, जिस तरीके से 2+2 वार्ता चली आ रही है 2018 से हमने देखा है और 5वीं जो है ये आज बैठक होने जा रही है। अगर बात करें भारत अमेरिका संबंधों की तो पिछले कुछ सालों से हमने देखा है कि ये और प्रगाढ़ हुए हैं, चाहे वो रक्षा के क्षेत्र में हो या फिर वैश्विक स्तर पर हो। साथ ही हमने व्यापक पहलुओं की बात करी या फिर नागरिक संबंधों की बात करें या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बात करें तो भारत अमेरिका के संबंध लगातार महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं। अगर आज की बैठक की बात करें तो ऐसे कौन से मुख्य बिंदु होंगे जिस पर ये वार्ता का एजेंडा रखा गया है? बिल्कुल, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ता है, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग है, 5वीं श्रृंखला है इस डायलॉग की। पिछले वर्ष हम जानते हैं वॉशिंगटन डीसी में ये वार्ता हुई थी जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर दोनों वॉशिंगटन में मौजूद थे और ये बातचीत हुई थी। दूसरी बात यह है कि जो वैश्विक परिदृश्य है उसमें जैसे हर बार बदलाव आ रहा है। पिछले साल हम देख रहे थे कि जो एजेंडा है उसको रूस और यूक्रेन का जो संघर्ष है उसने उसे डोमिनेट किया था। अगर इस बार देखें तो इस बार न केवल रूस और यूक्रेन के संघर्ष बल्कि इस बार बात होगी इजराइल हमास के संघर्ष की भी। और उसके साथ ही अगर हम देखें जिस तरीके से आपने बताया कई विषयों पर बातचीत होने की संभावना है, जिसमें बेशक डिफेंस का क्षेत्र, सिक्योरिटी का क्षेत्र बेहद अहम है। वो उसमें भी अगर हम बात करें को प्रोडक्शन की, टेक ट्रांसफर की, इनोवेशन की, इन सभी चीजों पर बातचीत होने की संभावना है। और जब भी हम देखते हैं 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग या 2+2 के फॉर्मेट में जो बातचीत होती है, भारत का मैकेनिज्म 2+2 का और भी कुछ देशों के साथ है, तो ऐसे में ये बेशक हम देखते हैं कि सिक्योरिटी और डिफेंस का जो कोऑपरेशन है वो काफी ज्यादा अहम होता है और एजेंडा डोमिनेट करता है। लेकिन इस बार अगर हम देखें तो बेशक जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की लगातार जो बातचीत रही है और लगातार जो कांटेक्ट रहा है, हम देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वॉशिंगटन यात्रा और उसके बाद अगर हम देखें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन सितंबर में G20 के शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आए थे, तो लगातार एक बातचीत जो है बायलैटरल स्तर पर दोनों ही नेताओं के बीच जारी रही है, जिसमें जो इंडिया यूएस पार्टनरशिप का जो फ्यूचरिस्टिक रोड मैप है उसको भी किस तरीके से और आगे बढ़ाया जाए उस पर भी बातचीत होगी। तो न केवल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग अहम है बल्कि आज जब तकरीबन 9 बजे के आसपास आज सुबह ही उम्मीद लगाई जा रही है कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन से द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और उसके बाद दोनों ही डिफेंस मिनिस्टर्स भी आज एक दोपहर के बाद उम्मीद लगाई जा सकती है कि उनकी भी द्विपक्षीय वार्ता होगी। तो आपस में भी जो साझेदारी है 2+2 के फॉर्मेट के अलावा भी उस पर भी बातचीत होगी। ठीक बात जी। अब मेघना, जिस तरीके से देखा जाए तो इस बातचीत में जो भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वो तो मजबूत होंगे ही, लेकिन साथ ही दोनों देश मिलकर पूरे विश्व भर में किस तरीके से संदेश देंगे? देखिए, पहली अगर हम बात करें सिक्योरिटी कोऑपरेशन बेशक बहुत अहम है। उसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर भी काफी बातचीत लगातार होती रही है। तीसरी बात यह है इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का जो विषय है और सिक्योरिटी में ना केवल हम बात कर रहे हैं मिलिट्री टू मिलिट्री कोऑपरेशन की, बल्कि यहाँ पर हम साइबर स्पेस की बात करते हैं, टेक की बात करते हैं और काफी ऐसे विषय जो अब सिक्योरिटी से रिलेटेड हैं और कंटेम्प्रेरी इश्यूज हैं उनकी हम बात करते हैं। वो भी बेशक एजेंडा में एक अहम स्थान रखते हैं। इमर्जिंग टेक, AI, ICT, ये सभी जो विषय हैं, इमर्जिंग टेक पर हमारा जनवरी में ही एक बहुत अहम कोऑपरेशन की शुरुआत हुई थी। तो इमर्जिंग टेक एक बहुत अहम क्षेत्र है जिसमें बातचीत होगी। उसके अलावा हम देखें स्टार्टअप्स का क्षेत्र है, अगर हम देखें किस इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इन सभी विषयों पर भी चर्चा रहती है। और जिस तरीके से मैंने बताया इंडिया यूएस पार्टनरशिप का जो फ्यूचरिस्टिक रोड मैप रखा था दोनों ही लीडर्स ने, उस रोड मैप के अंतर्गत कई विषय आते हैं जिन पर किस तरीके से प्रगति की जाए, क्या आगे की रणनीति हो सकती है, किन नए अगर हम देखें होराइजन्स को दोनों ही देश मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसके साथ अगर कुछ अहम विषयों की बात करें तो कनाडा का विषय भी हो सकता है ये इस परिदृश्य में सामने आए। आतंकवाद का विषय बेशक हर बार एजेंडा में अहम रहता है। उसके साथ ही अगर हम देखें तो इंडो पैसिफिक
चूंकि एक बहुत अहम हिस्सा रहता है बायलैटरल और मल्टीलैटरल फोरम्स पर भी बातचीत का, भारत और अमेरिका के बीच या भारत और कई देशों के साथ इंडो पैसिफिक के मुद्दे को डिस्कस करता है। तो ये सब बेशक अगर हम देखें तो पूरे एजेंडा में इन विषयों को भी समय मिलेगा। मेघना, जैसा कि आपने बताया कि इंडो पैसिफिक पर भी बातचीत हो सकती है, दोनों ही देश इंडो पैसिफिक हिंद प्रशांत महासागर या फिर इंडो पैसिफिक को लेकर दोनों देश बड़े ही सीरियस रहे हैं। तो इंडो पैसिफिक को लेकर और साथ ही साथ क्या रक्षा के लिहाज से भी क्या कोई समझौते आज हो सकते हैं? देखिए, हम अक्सर देखते हैं कि अगर हम समझौतों की बात करें तो वो बेशक आज जो बातचीत होगी उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या कुछ समझौते होने की संभावना है या होंगे। इस विषय पर तो बेशक हमें पता चलेगा जब आज तकरीबन दोपहर के आसपास, अगर हम देखें तो 10:30 बजे के आसपास ये बातचीत शुरू हो जाएगी 2+2 डायलॉग की, जहां तक हम बात करते हैं। और उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा सकता है तकरीबन 2-2.5 घंटे तक ये मीटिंग चलती है। उसके अलावा भी अगर हम देखें तो जहां हम इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, एक चीज बहुत अहम है, अगले वर्ष भारत में क्वाड का शिखर सम्मेलन होने वाला है, तो उसके ऊपर भी बातचीत होगी। क्योंकि क्वाड में इंडो पैसिफिक का इंडो पैसिफिक की जो हम फ्री फेयर इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, सिक्योर इंडो पैसिफिक की बात करते हैं, उसको भी वो भी एक बहुत अहम प्राथमिकता है जब हम क्वाड की बात करते हैं। और क्वाड शिखर सम्मेलन भारत होस्ट करने वाला है अगले वर्ष, जिसमें कि जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूएस भी मेंबर्स हैं भारत के साथ साथ। तो ये भी एक अहम एस्पेक्ट है बातचीत का, क्योंकि क्वाड के लिहाज से भी भारत और अमेरिका काफी अहम साझेदार हैं। इससे पहले भी हमने देखा है, जिस तरीके से आपने बताया, 2018 से मैकेनिज्म शुरू है। 2018 के बाद से हमने देखा कि किस तरीके से ये 2+2 डायलॉग ना केवल एक स्ट्रैटेजिक या फिर एक डिफेंस के क्षेत्र के लिए अहम रहा है, बल्कि उसके साथ ही हेल्थ कोऑपरेशन पर भी बातचीत लगातार दोनों देश करते रहे हैं, सप्लाई चेन्स की बात करते रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेघना, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक दी। तो आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता होने वाली है और दोनों देशों के बीच, भारत और अमेरिका के बीच, रक्षा के लिहाज से और वैश्विक लिहाज से दोनों ही मंत्री मुलाकात करेंगे। मंत्री स्तरीय ये बैठक है जिसमें क्वाड जैसे मुद्दे, इंडो पैसिफिक जैसे मुद्दे और आतंकवाद जैसे मुद्दे जो हैं वो सामने आ सकते हैं। कुछ ही देर में, यानी कि 12 बजे के करीब, जैसे कि मेघना ने बताया, ये क्लियर होगा कि इस वार्ता पे किस तरीके से आगे दोनों देश बढ़ रहे हैं। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और अब नजर डालते हैं चुनावी खबरों पर। शुरुआत तेलंगाना से। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन है। 13 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए इस महीने की 15 तारीख तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। राज्य में कुल 119 सीटों के लिए इस महीने की 30 तारीख को वोट डाले जाएंगे। 3 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं।
वहीं बीआरएस अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने गुरुवार को सिद्दीपेट जिले में अपने गजवेल विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया है। गजवेल पहुंचे राव ने रिटर्निंग ऑफिसर को अपना नामांकन सौंपा। कामारेड्डी के मौजूदा विधायक गंपा गोवर्धन और पार्टी के अन्य नेताओं की मौजूदगी में राव ने कामारेड्डी में रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में अपना नामांकन पत्र जमा कराया। वहीं तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर चल रहे चुनाव प्रचार के दौरान गुरुवार को बड़ा हादसा होते होते बच गया। निजामाबाद के आरमूर में रैली के दौरान चुनाव प्रचार वाहन की खुली छत पर खड़े भारत राष्ट्रीय समिति के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्य की सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री केटी रामाराव अपने कई साथियों के साथ गिर पड़े। हादसा वाहन चालक द्वारा अचानक ब्रेक लगाए जाने से हुआ, जिससे वाहन की छत पर लगी रेलिंग टूट गई थी। वहीं हैदराबाद के इब्राहिमपट्टनम में गुरुवार को भारत राष्ट्रीय समिति यानी बीआरएस कार्यकर्ताओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई और दोनों उम्मीदवारों कांग्रेस से मालरेड्डी रंगारेड्डी और बीआरएस से मंची रेड्डी किशन रेड्डी के नामांकन दाखिल करने के बाद दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंकने लगे। उधर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने तेलंगाना में रोड शो और सार्वजनिक रैली की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रोड में 10 किलोमीटर तक केवल बीजेपी और कमल ही दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भ्रष्ट केसीआर और बीआरएस को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेने वाले युवा सड़कों पर हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार सख्त जोरों पर है, जहां सभी पार्टियों ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों पर एक ही चरण में 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। तो वही बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहां दूसरे चरण के तहत 70 सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। पहले चरण में यहां 7 नवंबर को 20 सीटों पर 78% मतदान हुआ था। राजस्थान में भी चुनावी दंगल में नेता जोर आजमाइश कर रहे हैं और यहां सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा। अब बात मध्य प्रदेश के चुनावी रंग की। मध्य प्रदेश के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी मतदाताओं के मन में जगह बनाने के लिए तरह तरह के जतन कर रहे हैं। कोई पूड़ियां तल रहा है तो कोई जलेबी और पान बना रहा है। कांग्रेस कह रही है कि हर वर्ग की जनता से सीधे संवाद की कांग्रेस की पुरानी पद्धति है, तो वहीं भाजपा कह रही है कि ये जनता और नेता के बीच लगाव को दर्शाता है। पान और जलेबी बनाते ये हैं मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग। ये भोपाल की नरेला विधानसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। जनसंपर्क के दौरान रोज इनकी इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कहीं वे चाकू में धार बनाते दिख रहे हैं तो कहीं पूड़ियां तलते। ऐसी तस्वीरें कांग्रेस प्रत्याशियों की भी देखने को मिल रही हैं। साइकिल से अपने विधानसभा में घूमने वाले इंदौर की राव विधानसभा सीट से चौथी बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व कैबिनेट मंत्री जीतू पटवारी भी इन दिनों पूड़ियां तलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि ये कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है, इससे जनता से सीधा संवाद बना रहता है। भारत में चुनाव जो है लोकतांत्रिक पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। सभी नेता जो है कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी के समय से लोगों के साथ इसी तरह संवाद करती आई है। कांग्रेस पार्टी की पुरानी परंपरा है। वहीं भाजपा का कहना है कि उनके नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच के लोग हैं। भाजपा के कार्यकर्ता जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके उत्सव, उसके कामों में भागीदारी करते हैं, जबकि कांग्रेस चुनाव के समय इस तरह का पाखंड करती है। भारतीय जनता पार्टी की तो कार्यपद्धति का भाग है कि बीजेपी के हर नेता कार्यकर्ता जनता के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर उसके उत्सव में, उसके आयोजन में, उसके कार्यों में भागीदारी करते हैं। कांग्रेस जरूर चुनाव के समय इस प्रकार की पाखंड करती है।
मतदान में अभी कई दिन बाकी हैं। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आएगी, ऐसी तस्वीरें और देखने को मिलेगी। आदित्य श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री और रायपुर दक्षिण से भाजपा प्रत्याशी ब्रजमोहन अग्रवाल पर देर शाम हमला हो गया। उनके साथ 5 से 7 युवकों ने धक्का मुक्की कर मारपीट की। ब्रजमोहन अग्रवाल प्रचार के लिए बैजनाथ पारा पहुंचे थे। अग्रवाल ने आरोप लगाया है कि एजाज ढेबर और अनवर ढेबर के लोग उनकी हत्या करवाना चाहते थे। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में उनके समर्थक कोतवाली थाने पहुंचे हैं और घेराव भी किया है। तो चलिए अब अन्य खबरों का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार देर शाम जोली ग्रांट स्थित देहरादून एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वहां उनका स्वागत किया। अमित शाह आज आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। और चलिए अब बात करते हैं संसद के शीतकालीन सत्र की, जो आगामी 4 दिसंबर से 22 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में कुल 15 बैठकें होंगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अमृतकाल के बीच सरकार सत्र के दौरान विधायी कामकाज और अन्य विषयों पर चर्चा करेगी। इससे पहले सितंबर में संसद का विशेष सत्र आयोजित किया गया था, जिसमें ऐतिहासिक महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया था। तो अब आपको बताते हैं दिल्ली एनसीआर में कैसे मौसम ने करवट बदली है। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हवा के साथ बारिश हो रही है। दिल्ली के वायु प्रदूषण में थोड़ी राहत मिली है। हालांकि बारिश के बाद कुछ ठंड पड़ने की उम्मीद है। वैसे दिल्ली के मौसम विभाग के क्षेत्रीय केंद्र ने कुछ घंटे पहले ही दिल्ली एनसीआर और आसपास के इलाके में हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने दक्षिण पश्चिमी दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग स्थानों में गरज के साथ हल्की से मध्यम तीव्रता की बारिश होने की बात कही थी। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। आप क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। ये खबर है रक्षा मंत्रालय से जुड़ी हुई। रक्षा मंत्रालय के सबसे पुराने थिंक टैंक यूएसआई और पीसीटीआई ने संयुक्त रूप से पंजाब में सैन्य विरासत स्थलों के लिए वीर नारियों और एनसीसी कैडेटों के लिए एक दौरे का आयोजन किया। समूह द्वारा देखे गए प्रमुख स्थलों में से एक फिरोजपुर में गुरुद्वारा था, जो ब्रिटिश भारतीय सेना के 21 सिख सैनिकों की याद में बनाया गया था, जिन्होंने 1897 में 10,000 से अधिक अफगान काबिलियाई के खिलाफ सारागढ़ी की लड़ाई बहादुरी से लड़ी थी। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने वचनों में बोला है कि जो आदमी अपने देश, अपनी भूमि के लिए अपना बलिदान देगा, वो हज़ारों जन्मों तक जो है वो स्वर्ग का आनंद लेगा, और जो अपने देश से गद्दारी करेगा, अपनी भूमि के लिए मर मिटने के बजाय जान बचाने के लिए दौड़ जाएगा, उसको नरकों में जाना पड़ेगा। तो ये जो बातें हैं ये हमें प्रेरणा देती हैं।
इस समूह ने हुसैनी वाला में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और बीके दत्त के स्मारक का दौरा किया। पाकिस्तान सीमा पर हुसैनी वाला चेक पोस्ट पर बीटिंग ऑफ रिट्रीट सेरेमनी देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। तो एनसीसी कैडेट्स ने हुसैनी वाला का दौरा किया है। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की समाधि उन्होंने देखी और बीटिंग रिट्रीट का जायजा भी लिया और वो देखकर उसे मंत्रमुग्ध हो गए। इतिहास पढ़ने में और फील करने में बहुत अंतर होता है, और जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, कई बार चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जैसा मुझे फील हुआ कि नहीं, उस समय जो हुआ होगा और कितना दर्दनाक माहौल था, और भारत जैसे संघर्ष में अपना लड़ा, और भगत सिंह और ये जयगुरु और सुखदेव जैसे इन्होंने फांसी पे मतलब फील एक बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब इमोशंस जाग गए पूरा देश के प्रति। मेरे यहाँ आने का मकसद ये था कि मैं जो ये बॉर्डर देखूँ, इसमें मेरे को बहुत ज़्यादा, यानी कि जो मेरे हस्बैंड ने उस टाइम देखा था, वो कर रहा था, वो मेरे को आज फील हो रहा है। आप क्योंकि एक वीर नारी हैं, उन्होंने अपनी जीवन की आहुति दे दी, सैक्रिफाइस कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको वो सारे भाव मन में आ रहे हैं मैम, अभी भी मेरी आंखें नम हो रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं आज के त्योहार की। आज धनतेरस का त्योहार है और इसी के साथ दीपावली पर्व की भी शुरुआत आज से हो चुकी है। धनतेरस पर्व प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है और आज के दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। इस दिन सोना, चांदी, बर्तन आदि खरीदने की भी परंपरा है और इस दिन धन्वंतरी देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की भी पूजा आराधना की जाती है। भगवान धन्वंतरी को आरोग्य का देवता भी माना जाता है। बाजारों में रौनक है और व्यापारियों को भी अच्छा कारोबार होने की उम्मीद है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। देश के सबसे बड़े त्योहार दिवाली ने हमारी घर की दहलीजों पे दस्तक दे दी है। जाहिर सी बात है, बाजारों में भी इसकी चकाचौंध दिखेगी। घर सजाने से लेकर आभूषण खरीदने तक ग्राहकों के अंदर कई रुझान दिखने को मिल रहे हैं और घरों से पहले बाजार सज गए हैं। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और भारत में सबसे बड़े त्योहार दीपावली और धनतेरस से पूरे देश में रौनक है। लोग भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन के लिए घरों को सजाने लगे हैं। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने की शुभ परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। घरों से पहले बाजारों में दीपावली की धूम मची है। इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बम्पर लाभ होगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनतेरस और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी होगी। कुल मिला के यदि देखें तो इस बार स्थानीय उत्पादों पर ही ज्यादा जोर है उपभोक्ताओं का। दिवाली धनतेरस के मौसम में सोने चांदी के गहनों और स्पेशल आइटम की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली में आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक शुभ मुहूर्त पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। अगर सोने चांदी की बात की जाए तो त्योहारी सीजन में सोने के दाम बढ़े हैं, जबकि चांदी में गिरावट आई है। कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत अक्टूबर से पहले हफ्ते में 52,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जो अब बढ़कर करीब 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत अभी 73,500 प्रति किलोग्राम है। कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा से बाजार में कारोबार अच्छा हो रहा है। गिफ्ट पर्पस के लिए भी है और जो अपने लिए ले रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए है, फ्यूचर के लिए। धनतेरस पर हमारे इसे शुभ माना जाता है कि गोल्ड लेना तो मस्ट है, तो मैं एवरी धनतेरस आती हूँ और ज्वेलरी बाय करती हूँ। गोल्ड एक डुअल पर्पस चीज़ है, आज आप इस्तेमाल भी करते हैं और इन्वेस्टमेंट भी है। आप खुद ही देखिए गोल्ड का रेट कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। अच्छा माना जाता है धनतेरस पे गोल्ड लेना, तो वी विल ट्राई टू टेक धनतेरस पे।
ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज अरोड़ा ने कहा कि धनतेरस की बिक्री को लेकर देश भर में आभूषण व्यापारियों में काफी उत्साह है, जिसके लिए आभूषण व्यापारियों ने भी पूरी तैयारी कर ली है। इस धनतेरस ग्राहक शादी विवाह के लिए भी भारी और परंपरागत गहनों के साथ साथ रोजमर्रा के हल्के और ट्रेंडी गहने भी खरीद रहे हैं, क्योंकि सोना निवेश के लिए बेहतर विकल्प है। कुछ ग्राहक निवेश के तौर पर भी सोना खरीदते नजर आए। ज़्यादातर खरीदार धनतेरस और दिवाली के शुभ मुहूर्त का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और इस समय खरीदारी करना चाहते हैं ताकि उनके आभूषणों के साथ देवों का आशीर्वाद भी उनके घर आए। बाजार में रौनक पूरी है और त्योहारों की चकाचौंध देखते ही बनती है। ऐसे ही नहीं, दिवाली भारत का सबसे सुंदर, सबसे बड़ा त्योहार है। कैमरा पर्सन शिव के साथ अंबिका रश्मि, दूरदर्शन समाचार, दिल्ली। तो दिवाली हिंदुओं का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और धनतेरस का आज पावन दिन है। कृतिका, आपकी बात करें तो क्या आज आपने कोई खरीदारी की है? बिल्कुल, अभी तो फिलहाल शुरुआत है आज दिन की और शाम को जब जाएंगे घर पे तो जरूर खरीदारी भी होगी। और साथ ही जिन चीजों का हम जिक्र करते हैं कि चांदी जरूर लेनी चाहिए, सोना लेना चाहिए, झाड़ू, नमक, ऐसी कई सारी चीजें हैं जिनकी मान्यता है आज के दिन खरीदने की, तो उसकी खरीदारी बिल्कुल भावना आज हम करते हैं। बिल्कुल, और अगर हम बाजारों की रौनक देखें तो वो भी देखते ही बन रही है। और साथ ही हमने अभी रिपोर्ट में देखा कि कैसे एक्सपर्ट बता रहे थे कि आज ही के दिन 50,000 करोड़ का व्यापार हो सकता है धनतेरस पे। और प्रधानमंत्री कृतिका हमेशा से वोकल फॉर लोकल का आह्वान करते आए हैं। तो चलिए, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। नई दिल्ली में आज 5वां भारत अमेरिका 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद। दोनों देशों के बीच रक्षा और प्रौद्योगिकी मुद्दों पर प्रमुखता से होगी चर्चा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र भरने का आज अंतिम दिन। राज्य की सभी 119 सीटों पर 30 नवंबर को होगा मतदान। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आज देहरादून में आईटीबीपी की रेजिंग डे परेड में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। संसद का शीतकालीन सत्र 4 दिसंबर से होगा शुरू। 22 दिसंबर तक चलने वाले सत्र में होंगी कुल 15 बैठकें। विधायी कामकाज के साथ ही अन्य प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा। दिल्ली एनसीआर में कल देर रात से हो रही है तेज हवा के साथ बारिश। वायु प्रदूषण से मिली थोड़ी राहत, ठंड बढ़ने की भी है संभावना। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिका ने कहा, इजराइल उत्तरी गजा में प्रतिदिन 4 घंटे का मानवीय विराम शुरू करने पर हुआ सहमत। संघर्षग्रस्त क्षेत्र से नागरिकों की निकासी और मानवीय सहायता पहुंचाने में मिलेगी मदद। खेलों की खबरों में क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान होंगे आमने सामने। कल खेले गए मुकाबले में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने की अपनी दावेदारी और मजबूत की। और आज धनतेरस के साथ ही दीपावली के 5 दिवसीय पर्व की हुई शुरुआत। देश भर के बाजारों में रौनक। धनतेरस पर लोग जमकर करते हैं खरीदारी। तो आज देश भर में दीपावली की तैयारियां भी जोरों पर है, जहां उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण कार्य के बीच इस बार दुगने उत्साह के साथ भव्य दिवाली मनाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में भी दीपावली कार्निवल का आयोजन किया गया, जिसमें कई सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी पर आधारित देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। अयोध्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष वनवास काटकर वापस आने की प्रतीक्षा में सज धज कर तैयार हो रही है। अयोध्या आनंदित है, प्रफुल्लित है और अपने आराध्य के आगमन की आहट से ही अनूठी छठा में निखरती जा रही है।
राम की पैड़ी और सरयू तट के साथ ही आसपास के मार्ग रोशनी से जगमगाने लगे हैं। टिमटिमाती रोशनी अयोध्या के त्रेता काल के सौंदर्य को परिभाषित कर रही है, तो राम की पैड़ी के साथ ही सरयू तट के 51 घाट पर 25,000 वॉलंटियर 25 लाख दिए बिछाकर एक नया कीर्तिमान स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला 22 जनवरी को अपने मंदिर में स्थापित होंगे। इस बात की खुशी भी दीपोत्सव की तैयारी में छाई हुई है। उत्साह और उमंग से लबरेज वॉलंटियर्स ने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे अवसर और कार्य में हिस्सा लेने का मौका मिला है जो हमारे आराध्य से जुड़ा है। यहाँ पे अलग अलग विद्यालयों के विद्यार्थी हैं और सबको एक नियमित तय कर दिया गया है कि आपको वह एक रो आपको पूरी करनी है। सबकी रो बटी हुई है सभी विद्यालयों के। सबको और हर्षोल्लास है, सबको इतनी खुशियाँ हैं। इस बार इसलिए इतना ज़्यादा हो गई है क्योंकि इस बार राम जी इस बार अपनी जगह पे विराजमान होंगे और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी और मोदी जी के कर कमलों द्वारा, इसलिए इस बार बहुत ज़्यादा खुशी है हम लोगों को यहाँ पे आने की और यहाँ पे दिया सजाने का, दिया जलाने का काम बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत हर्षोल्लास से मिला। हर वर्ष भव्य और सबसे ज़्यादा खास है मेरे हिसाब से क्योंकि इस वर्ष राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है और सबके अंदर मतलब उत्साह अपने चरम पर। दीपावली के शुभ मौके पर प्रयागराज में दीपावली कार्निवल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने कई रंगारंग प्रस्तुतियां दी। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी थे, जिन्होंने दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की। कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा कि बड़े गर्व की बात है कि इस बार लोग दीपावली दोगुने उत्साह से मना रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर तैयार है, जिसमें भगवान की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं इस दीप उत्सव की और सबके लिए धनतेरस, दीपावली, मां लक्ष्मी की पूजा होती है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने स्थानीय कलाकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में भारी भीड़ एकत्र हुई, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी दीपावली पर्व के इस मेले का लुत्फ उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे का असर इस बार बिहार के बाजारों में दिख रहा है। अब बाजारों में स्थानीय उत्पाद अधिक दिख रहे हैं। चाइनीज बल्बों की जगह दियों का चलन फिर से लौटने लगा है। आइए देखते हैं मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद की ये खास रिपोर्ट। हाल ही के दिनों में चाइनीज बिजली के बल्ब और दूसरे सजावटी सामानों ने कुंभकारी के पारंपरिक पेशे की कमर तोड़ दी थी, लेकिन प्रधानमंत्री के वोकल फॉर लोकल नारे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मुंगेर जिला मुख्यालय के दलहट्टा मोहल्ले में विगत 100 वर्षों से मिट्टी के उद्योग से जुड़े कुंभकार परिवार का हर सदस्य मिट्टी के दिए, मिट्टी के ग्लास और मिट्टी के अन्य बर्तनों के निर्माण में जुटा रहता है। महिला कुंभकार अनीता देवी कहती हैं कि प्लास्टिक के उत्पादों के कारण मिट्टी पर आधारित उद्योग अब खतरे में हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की सराहना करते हुए कहा कि सरकार पूंजी की व्यवस्था अगर करे तो इससे उन जैसे कारीगरों को लाभ होगा। ये योजना तो अच्छा है कि बढ़िया कि गरीब आदमी के लिए दे रहा है। अगर जो 18 महीना में चुकती कर देता है पैसा, जो गरीब के पास 1 रुपया ना, उससे पूंजी बनाएगा, बिजनेस करेगा, तो अच्छा बात है। तो हम तो कहना है कि बहुत बढ़िया का लोन है, दे रहा अच्छा, गरीब आदमी उठ जा, बढ़िया रोजगार है, करना चाहिए। कुंभकारों की ये भी मांग है कि विश्वकर्मा योजना में सरकार को ऋण वापसी की अवधि 24 माह कर देनी चाहिए। बिजनेस से जो पैसा निकलते हैं बहुत स्लो निकलते हैं, इसी कारण जो है ना उसको कम से कम 2 साल 24 महीना होना चाहिए, ताकि 6 महीना के बाद वो रिकवर कर सके पैसा, धीरे धीरे अपना वो पूर्ति कर देंगे, क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत कम है। बाकी योजना बहुत बढ़िया है। इस उद्योग को पुनर्स्थापित करने की दिशा में सरकार ने विश्वकर्मा योजना के माध्यम से पहल तो कर दी है, लेकिन कुंभकार परिवारों को भी अब आगे आकर इस योजना का लाभ लेना होगा, ताकि इस पारंपरिक कौशल का संरक्षण हो सके और इस पेशे को लाभकारी बनाया जा सके। मुंगेर से श्री कृष्ण प्रसाद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अक्टूबर को मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि जिन जनजातीय स्वतंत्रता सेनानियों ने देश की आज़ादी के लिए बलिदान दिया था, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए।
और आज इसी कड़ी में पेश है आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू की कहानी, जिन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। अल्लूरी सीताराम राजू भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल एक भारतीय क्रांतिकारी थे। उनका जन्म वर्तमान आंध्र प्रदेश में भीमावरम के पास मोगल्लू नामक गांव में 4 जुलाई 1897 को हुआ था। वो 18 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। उन्होंने अपनी तपस्या, ज्योतिष और चिकित्सा के ज्ञान के साथ ही जंगली जानवरों को वश में करने की अपनी क्षमता के कारण आदिवासियों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। बहुत कम उम्र में राजू ने गंजम, विशाखापत्तनम और गोदावरी में पहाड़ी लोगों के असंतोष को अंग्रेजों के खिलाफ गुरिल्ला प्रतिरोध में बदल दिया। अल्लूरी सीताराम राजू साल 1882 के मद्रास वन अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो गए। इस अधिनियम ने आदिवासियों की स्थानांतरित खेती, झूम कृषि को प्रतिबंधित कर दिया। अंग्रेजों के प्रति बढ़ते असंतोष ने 1922 के रंपा विद्रोह को जन्म दिया, जिसमें अल्लूरी सीताराम राजू ने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में अहम भूमिका निभाई। रंपा विद्रोह महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के साथ हुआ। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए सहमत किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत केवल बल के प्रयोग से ही आजाद हो सकता है, अहिंसा से नहीं। साल 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और एक पेड़ से बांधकर सार्वजनिक रूप से गोली मार दी। भले ही वो देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन अपने वीरतापूर्ण कारनामों के लिए स्थानीय लोग आज भी उन्हें मन्यम वीरुडु के नाम से याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। चलिए अब वक्त हो चला है समाचार पत्रों में क्या सुर्खियां आज छपी हैं, क्या प्रमुख खबरें आज प्रकाशित हुई हैं, उस खास सेगमेंट पर नजर डालने का, यानी कि अखबारों की सुर्खियों का। बिल्कुल, और अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं इस वक्त न्यूज रूम का, जहां हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त मौजूद हैं। संध्या, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको और साथ ही धनतेरस की ढेरों शुभकामनाएं भी आपको। तो आज आपके पास जो अखबार इकट्ठा हुए हैं, उन अखबारों में क्या कुछ प्रमुख सुर्खियां नजर आ रही हैं, ये बताइए हमारे दर्शकों को। जी, सुप्रभात कृतिका और भावना। और जैसा कि आपने कहा कि धनतेरस की शुभकामनाएं, तो अखबारों की सुर्खियों की शुरुआत भी हम इसी खबर के साथ कर लेते हैं। आज से महामंगलकारी योग में 5 दिवसीय दीपोत्सव पर्व शुरू हुआ है और इसको लेकर के बाजारों में हम देख रहे हैं कि त्योहारी सीजन को देखते हुए काफ़ी भीड़ है और व्यापारियों के चेहरे खिले हुए हैं। वहीं आज के दिन यानी कि धनतेरस पर कई धातु बर्तन खरीदने का भी खासा महत्व होता है। तो एक्सपर्ट ने आज उम्मीद जताई है कि सोने की डिमांड जो है वो 20 से 25% तक बढ़ सकती है और इसका व्यापार हो सकता है। वहीं हीरे की मांग भी बाजार में बनी हुई है, तो इसे लेकर के आज अखबारों ने प्रमुखता के साथ इस खबर को लिया है। अगली खबर की बात करें तो ये है दैनिक जागरण अखबार में अर्थ जागरण पेज पर ली गई है, जिसमें कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये बात कही है कि भारत न केवल आर्थिक विकास में मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि महंगाई भी काबू में है। तो इस त्योहार के साथ साथ ये एक अच्छी खबर जो आरबीआई गवर्नर ने दी है और बताया है कि शीर्ष से 170 आधार अंक घट चुकी है खुदरा महंगाई, तो ये एक अच्छी खबर है। अगली खबर की बात करें, ये राष्ट्रीय सहारा अखबार ने पहले पेज पर ली है और कल उत्तर प्रदेश सरकार की बैठक अयोध्या में हुई और यहाँ पर कैबिनेट बैठक में 14 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या तीर्थ विकास परिषद का गठन होगा और साथ ही साथ अयोध्या में मांझा जमथरा में 25 एकड़ भूमि पर म्यूजियम तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर कल प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि कल पूरी उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद में इस बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिली। अगली खबर की बात करें तो यह है हिंदुस्तान अखबार के पहले पेज से हमने ली है और इसमें बताया है कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की जो सदस्यता है अब उस पर संकट मंडरा रहा है और कल जो आचार समिति की बैठक हुई उसने ये अनुशंसा की है उनकी सदस्यता को रद्द करने की। तो अगली खबर की बात करें वो है हरिभूमि अखबार से और इसमें बताया गया है कि इलाहाबाद
इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अब अपने सिलेबस में भगवान श्री कृष्ण के बताए प्रबंधन गुरु को शामिल करने जा रहा है। आपको बता दें कि दुनिया में सबसे बड़े प्रबंधन गुरु भगवान श्री कृष्ण माने जाते हैं और इसी को लेकर के एक ये नई पहल की गई है जिसे MBA पाठ्यक्रम और BBA पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही साथ चाणक्य भी इन प्रबंधन के छात्रों को सफलता की राह दिखाते नजर आएंगे। और अगली खबर की बात करें तो यह है जनसत्ता अखबार के पहले पेज से, जहां इजराइल और हमास के बीच जो संकट जारी है उसको लेकर के अमेरिका ने कहा है कि आम नागरिकों की निकासी के लिए बनी सहमति और रोजाना 4 घंटे हमले रोकेगा इजराइल। इस बात को आज जनसत्ता अखबार ने पहले पेज पर लिया है। अगली खबर की बात करें देश दुनिया अखबार पर हिंदुस्तान अखबार ने ली है और बताया है कि अमेरिका में जो चुनाव संपन्न हुए हैं राज्य स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, वहां पर 10 भारतवंशियों ने अपनी जीत दर्ज कराई है और ये बताता है कि राजनीति में भारतीय समुदाय के बढ़ते दबदबा किस तरह से अमेरिका में बढ़ रहा है और किस तरह से अमेरिका में भी भारतवंशी लोग अपना लोहा बनवा रहे हैं। तो आज के अखबारों की ये है प्रमुख सुर्खियाँ। बहुत बहुत शुक्रिया संध्या, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हम तक साझा करने के लिए और समाचार पत्रों में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं वो हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल बुलेटिन में वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय खबरों, खेल और फिल्म जगत की खबरों पर डालेंगे नजर। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझकर इन्वेस्ट कर। अलग है हम, ये रफ्तार नई है, ये रफ्तार सही है, ये जज्बा नया है, खुद ब खुद नया है। आयशर प्राइमर G3, जज्बा नया, जीत नई। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें फटाफट अंदाज में। व्हाइट हाउस ने गुरुवार को कहा कि इजराइल उत्तरी गजा के कुछ हिस्सों में प्रतिदिन 4 घंटे के लिए सैन्य अभियान रोकने पर सहमत हो गया है, लेकिन उसने लड़ाई में कमी लाने का कोई संकेत नहीं दिया है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि गजा में सैन्य अभियानों को रोकने का मकसद क्षेत्र में भोजन, पानी और दवा समेत अन्य राहत सामग्री पहुंचाना है। बाइडेन ने कहा कि प्रतिदिन 150 ट्रकों के जरिए राहत सामग्री पहुंचाने का लक्ष्य है। इजराइल और हमास संघर्ष के बीच यमन के हूती ने इजराइल के विभिन्न ठिकानों पर गुरुवार को बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। समूह के सैन्य प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। इराक में अमेरिकी सैनिकों को निशाना बनाकर 3 हमले किए गए, हालांकि इनमें कोई हताहत नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक इजराइल हमास संघर्ष शुरू होने के बाद से एक ही दिन में अमेरिकी संपत्तियों पर यह बड़ा हमला है। तो चलिए अब देख लेते हैं कारोबार जगत की खबरें। दुनिया के सबसे बड़े बैंक पर साइबर अटैक की खबर इस वक्त सामने आई है, जिसमें एसेट अंडर मैनेजमेंट के हिसाब से दुनिया के सबसे बड़े बैंक इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना पर साइबर अटैक हुआ है। जानकारों का मानना है कि लॉकबिट के नाम से जाने जाने वाले साइबर ग्रोह पर दुनिया के सबसे बड़े ऋणदाता ICBC की अमेरिकी इकाई के खिलाफ रैंसमवेयर हमले की साजिश रचने का संदेह है। हालांकि इन सूत्रों ने इसकी पुष्टि नहीं की है। चीन के इस बैंक का ये मानना है कि खतरा केवल अमेरिकी यूनिट को हुआ। हमले के परिणाम स्वरूप पूरे अमेरिकी ट्रेजरी बाजार में व्यवधान उत्पन्न हो गया है। कुछ लेन देन विफल भी हो गए और व्यापारियों को अपने सौदों को फिर से करने के लिए भी कहा गया है। लेकिन खबर ये भी आ रही है कि इस अटैक से बैंक से जुड़े बड़े ग्राहक जैसे बोइंग और यूके की रॉयल मेल पर भी साइबर अटैक का खतरा गहरा हो गया है। इस रैंसमवेयर अटैक में फाइल को एन्क्रिप्ट कर दिया जाता है और अटैकर इन फाइल्स को खोलने के लिए फिरौती की मांग करते हैं।
आईसीबीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक स्टेटमेंट में कहा है कि साइबर अटैक से उसके कुछ सिस्टम्स में खराबी आई है, लेकिन हेडक्वार्टर और विदेशों में और न्यूयॉर्क की शाखा में कोई परेशानी नहीं है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय मिश्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, सुप्रभात आपको। जो खबर हमने देखी है कि किस तरीके से इस बैंक पर साइबर अटैक हुआ है, क्या ताज़ा जानकारी है और इससे क्या भारत पर भी कोई खतरा हो सकता है? देखिए, बहुत बड़ी खबर यह है जो कि चाइना का सबसे बड़ा बैंक है, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है इस हिसाब से कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो सबसे ज़्यादा करता है। और अमेरिका सहित कई विकसित देशों में इसकी शाखाएं हैं जहां पर बड़ी बड़ी कंपनियों जिससे फॉर्च्यून 500 की बड़ी कंपनियां हैं उनको लेंडिंग करता है। ये रैंसमवेयर का अटैक हुआ है और माना जा रहा है कि इसके सूत्र कहीं न कहीं जो अमेरिका और रूस के बीच में टसल चल रही है उससे भी जुड़े हो सकते हैं। हालांकि उसकी कंफर्मेशन नहीं आई है, लेकिन खबर यही है कि साइबर अटैक हुआ है और वहाँ से जो जुड़े हुए ग्राहक हैं, बोइंग हुआ या फिर रॉयल मेल यूके की, वहाँ पर भी अटैक से प्रभावित होने की खबरें आई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि जो उन कमर्शियल ट्रांजैक्शंस किए गए थे उनको फिर से करना होगा। ये बहुत बड़ा खतरा है साइबर सिक्योरिटी के लिहाज से। अमेरिका के बहुत सारे जो ट्रेजरी ट्रांजैक्शंस हैं वो प्रभावित हुए हैं और चाइना के ये अभी वो एक तरह से डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क की जो शाखा है वो प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन अमेरिका के ज़्यादातर शाखाओं में ऐसा माना जा रहा है कि इसका असर पड़ा है और दूसरे देशों में बड़ी कंपनियों पर भी असर पड़ा है। तो बड़ी खबर है, इस पर हमारी निगाह लगातार बनी है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अजय, तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। इस पर नजर अपनी लगातार बनाए रखिएगा और इसी के साथ अब खबरें देखते हैं खेल जगत से। वनडे विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीम आमने सामने होंगी। ये मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मौजूदा विश्व कप में दक्षिण अफ्रीका का सफर शानदार रहा है। सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में से 6 अपने नाम करने में सफल रही है, जबकि 2 मैचों में से हार का मुंह देखना पड़ा है। दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम अब तक खेले गए 8 मैचों में 4 के साथ जीत के अंक तालिका में 6ठे स्थान पर है। ऐसे में अफगानिस्तान के लिए सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल नजर आ रही है। और इसी के साथ चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। जानवी कपूर और राजकुमार राव की फिल्म मिस्टर एंड मिसेस माही की रिलीज डेट में बदलाव किया गया है। अब एक बार फिर इस फिल्म की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया गया है, जो अगले साल 19 अप्रैल 2024 को बड़े पर्दे पर आने वाली है। अमेरिकी सुपर हीरो टेलीविजन सीरीज द बॉयज के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। पहले 3 सीजन सुपरहिट होने के बाद फ्रेंचाइजी द बॉयज के 4थे सीजन की घोषणा कर दी गई है, जो 2024 में आएगा। जोया अख्तर निर्देशित और नेटफ्लिक्स पर प्रसारित होने वाली कॉमेडी फिल्म द आर्चीज का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। ये फिल्म 7 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। अभिनेता प्रभास स्टारर फिल्म सालार का ट्रेलर 1 दिसंबर को सामने आएगा, जबकि फिल्म 22 दिसंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देगी। अभिनेता पंकज त्रिपाठी की फिल्म कड़क सिंह जल्द ही ZEE5 पर स्ट्रीम होगी। ZEE5 द्वारा निर्मित इस फिल्म का निर्देशन अनिरुद्ध रॉय चौधरी ने किया है। और चलिए नया सवेरा में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब सेहत की। सेहत से शुरुआत की जाए तो आज आयुर्वेद दिवस है। आयुर्वेद के विषय में सभी को जागरूक करने के लिए आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष आयुर्वेद दिवस लगभग 100 देशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। इस वर्ष की थीम है हर दिन सबके लिए आयुर्वेद। आयुर्वेद स्वस्थ जीवन का विज्ञान है। आइए समझते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद का क्या महत्व है। प्राचीन ज्ञान है जो स्वस्थ जीवन प्राप्त करने में उपयोगी है। वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष धन्वंतरी जयंती को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। आयुर्वेद दिवस का उद्देश्य आयुर्वेद और उसके
अद्वितीय उपचार सिद्धांतों की शक्तियों पर ध्यान केंद्रित करना है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर में वात, पित्त और कफ 3 मूल तत्व होते हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत वात, पित्त और कफ के संतुलन पर आधारित है। त्रिदोष के असंतुलन से ही शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में रोगकारक तत्वों को शरीर से बाहर कर त्रिदोष को संतुलित कर उपचार किया जाता है। आयुर्वेद जीवन शैली संबंधित रोगों, त्वचा रोग, श्वसन रोग और कई अन्य गंभीर रोगों के इलाज में कारगर है। आयुर्वेद में उपचार के लिए शोधन, शमन, पथ व्यवस्था, निदान, परिवर्जन, पंचकर्म और रसायन का उपयोग किया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के कई लाभ हैं। इसमें व्यक्ति के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता मिलती है। साथ ही व्यक्ति का जीवन दीर्घायु बनाने में सहायक है आयुर्वेद। इसमें सकारात्मक संबंध और सामाजिक व्यवहार भी शामिल है। आयुर्वेद में प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति की पहचान व आधार पर इलाज किया जाता है। आयुर्वेद उपचार पद्धति से व्यक्ति की प्रकृति में दैनिक संतुलन लाने में सहायता मिलती है। आयुर्वेद में व्यक्ति की दिनचर्या में सकारात्मक बदलाव लाया जाता है। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में आहार, व्यायाम, हर्बल उपचार, मालिश और ध्यान का विशेष महत्व है। आयुर्वेद में उपचार होता है, साथ ही ये जीवन जीने का ऐसा तरीका सिखाता है जिससे जीवन स्वस्थ और खुशहाल होता है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और चलिए अब देखते हैं खबर मौसम के मिजाज की और जानते हैं कि देश के शहरों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्या है। और आइए अब बात करते हैं अपनी साप्ताहिक संस्कृत गीत प्रस्तुति की। आज इस श्रृंखला में हम आपको दिखाने जा रहे हैं फिल्म महबूब की मेहंदी के प्रसिद्ध गीत ये जो चिलमन है का संस्कृत संस्करण। बिल्कुल, और इस गीत को लिखा है आनंद बख्शी ने और स्वर दिए हैं प्रसिद्ध गायक मोहम्मद रफ़ी ने। तो आप देखिए डीडी न्यूज़ के संस्कृत कार्यक्रम वार्तावली के एल्बम से इसी गीत के संस्कृत संस्करण को, और मुझे और मेरी सहयोगी भावना और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। कियति मंदास्या वधुरस्ति मदीया येयं प्रतिशिरा कश्चिदत्र द्वितीयः किमर्थं भवेत् कश्चिदत्र द्वितीयः किमर्थं भवेत् प्रीतिलावण्ययोः मिथः को भवेत् मिथः को भवेत् कथमत्र भवेत् आमयां को भवेत् अयं मञ्चलः क्लेशोऽस्ति मदीयः कथं छादयते मुखमेष त्वदीयं हयेयं प्रतिशिरा